इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। ये शुरू करने जा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं हम तो सॉलिड स्टेट। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ठोस होता क्या है। यानी हम देखते हैं जैसे मार्कर है, कोई भी ये जो बोर्ड है, ये सब क्या है, ठोस है। लेकिन ठोस क्या होता है, किसकी वजह से बनता है, क्यों वो ठोस होता है, इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर में जो है देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ठोस की जो अवस्थाएं हैं, या ऐसे कहें कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा द्रव्य ऑब्लिक पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। तो उसकी 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी आपने, ठोस, द्रव, गैस। इनको हम कैसे अलग अलग समझते हैं कि ये क्या अलग अलग कैसे होते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठोस यानी हम जिसको कहते हैं कि ये कठोर होता है, जिसको हम दबाना चाहें तो वो आसानी से दब नहीं सकता। द्रव जो आप जो पानी पीते हो वो आपका द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि बर्फ जो है वो क्या होता है, वो ठोस अवस्था में होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बर्फ क्यों होता है ठोस। तीसरी अवस्था होती है पदार्थ की गैस। गैस मतलब जो हमारे चारों ओर हवा चलती है वो आपकी गैस होती है। घरों में खाना बनाने के लिए जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें भी गैस भरी रहती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ठोस को हम कैसे, या द्रव को हम, गैस को कैसे पहचानेंगे। तो हम कहते हैं कि ठोस का आकार व आयतन, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ये हमने पढ़ा है पहले। द्रव का देखो, आप किसी बर्तन में गिलास में भरोगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए हम कहेंगे कि आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं, जबकि जो है वो आयतन तो है, वो आकार किसी का भी ग्रहण कर लेता है। एक बार स्किप करिए। तो देखो द्रव जो है वो किसी का भी आकार ग्रहण कर लेता है, बर्तन का। तो इसलिए इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। जबकि वो आयतन निश्चित होता है। गैस के आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा समझ गए हो, थोड़ा थोड़ा आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी, 9वीं 10वीं में भी आना शुरू हो जाता है ये, ठीक है। तो ये तो हम इनका जो है अंतर कर पाए हैं। अपना जो चैप्टर है वो क्या है, ठोस अवस्था। पिछले क्लास में 11वीं क्लास में गैस अवस्था भी पढ़ी आपने, द्रव अवस्था भी पढ़ी है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो ठोस क्या होता है, कैसे बनते हैं, तो हम इसके आधार पर हम ठोस अवस्था की बात करेंगे। सबसे पहले ठोसों के गुण पढ़ लेते हैं। ठोसों के गुण, ठोस के गुण क्या क्या होते हैं। कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनका आकार ये बड़ा है हमने, वह आयतन निश्चित होते हैं।
आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित। ठीक है, सबसे जरूरी बात क्या होती है, ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंतर आणविक या अंतराणविक बोले उसको, इनके जो अंतराणविक बल होते हैं, अंतराणविक बल, वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, या कहें कि कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, या बंद मजबूत होते हैं, या कहें कि अंतराणविक दूरी कम होती है। क्या होती है, अंतर आणविक दूरी कम होती है। यानी ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए एक ये कोई ठोस पदार्थ है, तो इसके जो कण होंगे, ये कण इतने ज्यादा पास पास होंगे कि ये सभी एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से क्या होंगे, बड़ी मजबूती से जुड़े होंगे। हमने कहा कि अंतराणविक बल इनका मजबूत होता है और अंतराणविक दूरी क्या होती है, इनकी कम होती है। यानी कहने का मतलब दूरी जैसे इसके और इस अणु के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। जबकि आपने द्रव में पढ़ा होगा कि द्रव के अंदर जो दूरी है वो ठोसों की बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है। द्रव के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, उनके मध्य अवयवी कण यानी जो भी अणु, परमाणु, आयन जो भी होते हैं, उनके मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती है। ठोसों में सबसे कम, द्रव में उससे जो है थोड़ी ज्यादा होती है। गैस में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, अवयवी कण जो है वो कितने ही दूर हो सकते हैं। इस प्रकार से हम दूरी वाली बात करते हैं। तो ठोस क्यों होते हैं, इसका कारण कौन बताता है, इनकी अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी। ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब यानी जिनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। इनके जो गलनांक के बारे में सुना होगा आपने, इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्या होते हैं, उच्च। इसके बाद हम ठोसों के ऊपर जो है ठोसों का वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। वर्गीकरण के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई आधार। क्या चाहिए बच्चों, वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। हम पहला आधार लेते हैं आणविक या जो अंतराणविक बल है, या उनके जो बंधन बल है, जिस बंधन बल से बंधे हुए हैं उसके आधार पर। तो हम कहेंगे कि बंधन बलों के आधार पर, बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हम चार कैटेगरी बनाते हैं। ऐसे इस तरह से आपको बच्चों को ऐसे ही चार्ट बनाना है कॉपी में, इसी तरीके से आसानी से याद करना है इनको। तो सबसे पहले हम कहेंगे आणविक ठोस, दूसरा कहेंगे आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा बचता है आपका सहसंयोजक, या इसको कहते हैं नेटवर्क ठोस। क्या कहते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। या जिसको इसमें इसके भी हम तीन भाग कर लेते हैं। कौन से भाग होंगे, आपने पहले जो है 11वीं क्लास में कुछ इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो इसमें नाम आएंगे, जो भी बताए जाएंगे, उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। तो पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस,
दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, तीसरा क्या होगा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। 3 प्रकार के हो गए ये, इसका कोई प्रकार नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, हम सीधा पढ़ेंगे इनको। हम इनको अलग अलग जो है पढ़ते हैं, पहले अध्रुवीय क्या होते हैं, ध्रुवीय क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त क्या होते हैं, या पहले आणविक ठोस की परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने आणविक ठोस। देखो बच्चों, ये ऐसे ठोस होते हैं जो सदैव ठोस नहीं होते हैं। इनको क्या है कि ठोस किसी न किसी प्रकार से रासायनिक क्रिया से या भौतिक क्रिया से इनको ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार के ये ठोस होते हैं। ये सदैव जो है हमें ठोस अवस्था में नहीं मिलते हैं, सामान्यतः इनकी अवस्था कोई और होती है, लेकिन जो है इनके कुछ जो है इन ठोसों के कुछ निश्चित प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे आणविक शब्द का मतलब क्या होता है, आणविक यानी जिसके अंदर क्या है अणु सम्मिलित हो। तो सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस सामान्यतः ये क्या नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं। पहला जैसे इसमें इसके कुछ गुण देखना चाहें, सबसे पहले हम इस अध्रुवीय शब्द को समझते हैं। अध्रुवीय जैसे आप किसी भी वस्तु, किसी भी अणु को देखेंगे तो अगर वो हम ध्रुवीय और अध्रुवीय शब्द समझ लेते हैं, फिर दोनों प्रकार हमें अपने आप समझ में आ जाएंगे। ध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय का मतलब, ध्रुवीय यानी कहने का मतलब जिसमें 2 ध्रुव बनते हो, 2 पोल आपके बनते हो। एक ध्रुव ये जैसे पृथ्वी के बारे में सुना होगा, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वैसे ही कहने का मतलब जिसके 2 ध्रुव बनते हो वो ध्रुव हो गया। अब ध्रुव क्या होता है, जो है इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर, या ये होता है पोलर। तो पोल या पोल से बना है पोलर आपका। तो जैसे देखें, ये अणु और ये अणु अगर समान क्षमता वाले हैं, हम क्षमता किससे नापते हैं, विद्युत ऋणता, क्या बोलते हैं इसको, जो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है कि किसी परमाणु की वह क्षमता जिसमें वह किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या हो जाता है, उस खींचने वाले परमाणु के ऊपर आंशिक क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। आंशिक आवेश आने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, इसलिए वो आंशिक क्या हो जाता है, ऋणावेशित। और जो दूसरा वाला परमाणु है जिसके इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, उसके ऊपर क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की घनत्व में क्या हुई है, कमी हुई है। तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, इससे तो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक पूरी क्रिया हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। ये एक विद्युत ऋणी परमाणु की जो है वो क्षमता होती है। तो आपने विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह के जो परमाणु होते हैं, क्लोरीन, ये जो है वो आवर्त सारणी के अंदर ऐसे परमाणु हैं जो विद्युत ऋणी होते हैं। यानी कहने का मतलब इनके पास वो क्षमता होती है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसमें आपका अब हमारा ध्रुवीय और अध्रुवीय से इसका क्या कनेक्शन है, इस चीज को समझना है हमें विद्युत ऋणता के द्वारा।
तो क्या होता है कि जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिससे जो बंध बना हुआ है इनका, उस बंध के अंदर क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। यानी एक मान लीजिए हम इस परमाणु को माने A, इसको माने B, तो A परमाणु की क्षमता माने हम ज्यादा, तो A परमाणु ज्यादा अगर शक्तिशाली, ज्यादा विद्युत ऋणी है तो वो क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश, आंशिक रूप से धन आवेश। और ये अगर खींच रहा है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, आंशिक ऋण आवेश। इससे क्या, इनके बीच जो बंध बना हुआ है उस बंध के अंदर क्या हो जाएगी, उस बंध के अंदर क्या आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी। यानी दो ध्रुव बन गए, एक ऋण वाला ध्रुव और एक धन वाला ध्रुव। तो इस बंध को हम कह सकते हैं ध्रुवीय बंध। तो ये जो ध्रुवीयता है यही हमारे इसमें काम आती है, यानी ये ध्रुवीय और अध्रुवीय इसको समझते हैं। अब अध्रुवीय क्या होता है, तो ऐसे परमाणु, जैसे मान लीजिए यही A और B परमाणु ने मिलकर बंध बना रखा है, तो A जो है और B जो है दोनों की विद्युत ऋणता अगर क्या हो जाए, समान हो जाए, या ऐसे कहें कि दोनों परमाणु ही एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए ये एक क्लोरीन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है, तो दोनों ही परमाणु ही सेम है, तो किसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, किसी की नहीं होगी, दोनों की बराबर होगी। इसलिए न तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा न ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बंध जो है वो क्या होगा, समान यानी ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। इस बंध के बारे में कह सकते हैं कि ये बंध कैसा होगा, अध्रुवीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अध्रुवीय। तो अब अगर हम कहें कि ये बंध कैसा कहलाता है, जिसके अंदर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय, और इसको कहते हैं अध्रुवीय। तो अध्रुवीय बंध और ध्रुवीय बंध अगर हमें समझ में आए हैं तो हम अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस भी समझ सकते हैं आसानी से। तो यानी ध्रुवीय बंध और अध्रुवीय बंध, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनके परमाणु के जो बंध होते हैं, सभी बंध क्या होते हैं, यानी जो रासायनिक बंध होते हैं, सभी रासायनिक बंध वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। यानी बंध अगर ध्रुवीय अध्रुवीय होगा तो वो आणविक ठोस जो होगा वो भी क्या होगा, आणविक अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए समझे, क्लोरीन को अगर हम, वैसे तो गैस होती है, लेकिन अगर हम इसको कम ताप पर यानी एक निश्चित ताप पर इसको किस में बदल दें, ठोस में बदल दें, तो ये कैसा हो जाएगा, किस प्रकार का ठोस बन जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस बन जाएगा। जैसे आपने और भी, जैसे अक्रिय गैसें जो होती है वो आपने पढ़ा होगा, वो क्या होती है, एक परमाणविक होती है। अक्रिय गैसें क्या होती है, एक परमाणविक होती है। तो जैसे ऑर्गन हुआ, आपका नियोन हुआ, इस तरीके की जो गैसें होती हैं वो क्या होती है, अक्रिय गैसें बोलते हैं। आप जिनको लास्ट 18वां वर्ग आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। तो इन गैसों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें कहते हैं इनको। तो ये गैसें जो हैं, अगर हम इनको, इन गैसों को ही अगर हम ठोस अवस्था में ले आए तो किस प्रकार के ठोस माने जाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस माने जाएंगे। तो कहने का मतलब सबसे जरूरी बात क्या है इसके अंदर, इनके अंदर जो बंध होते हैं, यानी जो इनके अंदर जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय बंध होते हैं। यानी उनके बीच में कोई किसी प्रकार का ध्रुव नहीं बनता है। तो हम जो है इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनके उदाहरण और उदाहरण भी देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऑर्गन, नियोन, इस तरह की जो गैस है, मान लीजिए ऑर्गन, इनको हम अगर ठोस रूप में बदल दें तो ये भी कैसे ठोस होंगे, आणविक ठोस होंगे। मूलतः ये क्या होती है, गैस होती है। विशेष परिस्थितियों में ही हम इसको क्या बना सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आणविक ठोस विशेष परिस्थितियों में ही ठोस अवस्थाओं में आते हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो एक आयोडीन का उदाहरण आपने
पढ़ा होगा I2 यानी आयोडीन। आयोडीन वैसे कमरे के ताप पर ही क्या होता है, ठोस होता है। कमरे के ताप पर भी ये क्या होता है, ठोस होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस। क्यों है, देखो मैंने अभी बताया था I और I यानी आयोडीन, आयोडीन के दो परमाणु हैं, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, विद्युत ऋणता समान है, इसलिए दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है दोनों परमाणुओं के बीच में। इसका जो अणु बनता है और अणु के मध्य अणु में जो बंध बन रहा है दोनों परमाणुओं के बीच, वो बंध कैसा होगा, अध्रुवीय बंध होगा। तो इसलिए ये ठोस कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा। ठीक है, बाकी आयोडीन की हम बात करेंगे आगे चैप्टर में आएगा, तो आयोडीन की दूसरे चैप्टर में कि आयोडीन ही क्यों ठोस होता है, या आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर हमें ये बताना है कि आयोडीन ठोस क्यों होता है, ठोस ही क्यों होता है, बाकी सब जो है ये गैस होती है, क्योंकि आयोडीन ठोस होता है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मूलतः क्या होता है, गैस होता है, ब्रोमीन मूलतः द्रव होता है। तो हम अगला जो पार्ट है वो देखते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ध्रुवीय और अध्रुवीय। इसका मतलब ऐसे यौगिक या पदार्थ है जिनके अंदर ध्रुवीय बंध उपस्थित हो, उसका उदाहरण हम देखें, उदाहरण के रूप में देखें तो सबसे पहले किसका नाम आता है, HCl। आपने पढ़ा होगा HCl के बारे में। HCl किस प्रकार का यौगिक है कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का परमाणु है। क्लोरीन हमने पढ़ा किस प्रकार का परमाणु है, ज्यादा विद्युत ऋणी, और हाइड्रोजन क्या है, कम विद्युत ऋणी, यानी इसकी विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, आंशिक नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आएगा, आंशिक पॉजिटिव, यानी आंशिक यानी थोड़ा सा, हल्का सा। ऐसा नहीं कि पूरा चार्ज हो जाए, पूरा चार्ज अगर आ जाता है तो फिर वो जो है वो आयनिक कैटेगरी में आ जाते हैं, आयन्स की कैटेगरी में आते हैं। जो हम आगे बढ़ेंगे जालक वगैरह उनमें पढ़ेंगे आयन कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय की। तो ये जो बंध बना वो कैसा बंध है, ध्रुवीय बंध। इसलिए ये जो ध्रुवीय बंध है, इस ध्रुवीय बंध का उदाहरण हो गया HCl। अगर HCl आपका ठोस हो, यानी HCl वगैरह जो है इस तरह के यौगिक जो है, HCl हुआ आपका, ये इस तरीके का ठोस हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। तो ये अगर ठोस अवस्था में है तो मूलतः HCl क्या होता है, गैस होता है। आपने HCl लैब में भी देखा होगा, वो उसको द्रव अवस्था में बनाया जाता है। मूलतः HCl क्या होती है, गैस होती है, याद रखना ये। ठीक है, तो ये जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। अध्रुवीय के बाद हम तीसरा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। हाइड्रोजन बंध बहुत बार नाम सुना होगा कि ये जो गुण है वो हाइड्रोजन बंध के कारण बन गया, ये गुण हाइड्रोजन बंध के कारण बन गया। तो पहले हम हाइड्रोजन बंध को समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह के जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। यानी कहने का मतलब इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण अगर ये सब हाइड्रोजन के साथ अगर बंध बना रहे हैं, अगर ये सब हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहे हैं, तो उस बंध के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है इसकी विद्युत ऋणता का, इससे जो बंध बनता है उसकी बात करते हैं हम। यानी मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले सबसे सरल उदाहरण आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध के अंदर HF का। HF क्या होता है, एक प्रकार से एसिड होता है, लेकिन इसको एसिड नहीं मानते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये कभी बाद में बात करेंगे एसिड क्यों नहीं होता है, ये नहीं होता है। अगर आप चाहें पूछना चाहें तो अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल कि ये HF में हाइड्रोजन बंध कैसे बन रहा है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ में कौन है, फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश। ठीक है,
तो इसका जो आंशिक ऋणावेश है, अगर मान लीजिए हम HF रखते हैं, HF एक द्रव अवस्था में होता है मूलतः, तो अगर हम HF द्रव को देखते हैं तो HF द्रव के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसकी बात करें तो HF जो द्रव है, अब इसमें एक HF तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे HF के अणु होंगे, तो हम दूसरा HF का अणु भी यहीं पास में ही लिख देते हैं कि ये जी दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे HF के अणु इस तरह से मौजूद होंगे इसके अंदर। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर भी आपने देखा ऐसा ही होगा कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उपस्थित होंगे। ये जो डेल्टा या एस जैसा दिख रहा है आपको, ये डेल्टा है, डेल आंशिक रूप से किसी बात को दर्शाने के लिए, आवेश को दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, तो देखो इन दोनों के बीच में भी कोई आकर्षण होगा ना, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश को हमेशा अपनी ओर खींचता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, इधर फ्लोरीन आगे जो है वो किसी दूसरे हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होता रहेगा। इस प्रकार से इनके मध्य भी क्या हो जाता है, एक प्रकार का आकर्षण हो जाता है। इसी आकर्षण बंध को नाम क्या देते हैं, यानी ये एक प्रकार का क्या है, आकर्षण बंध है, और इसी आकर्षण बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन बंध आपको समझ में आया सभी को। तो हाइड्रोजन बंध अगर समझ में आ गया तो इस तरीके की ठोस बनाना भी हम समझ जाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हम इसी HF को अगर हम कुछ विशेष परिस्थितियां दे दें, ताप दे दें, ठंडा कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस हो जाएगा तो इस प्रकार के ठोस कैसे कहलाएंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाएंगे। तो इसका और उदाहरण लेना चाहिए आप, ले लो H2O। ठीक है, H2O के बारे में आपने काफी बार पढ़ा होगा कि जल जो है हमारा सबसे लोकप्रिय सूत्र आपने पढ़ा होगा कि जल के अणु जो होते हैं वो भी इस बंध से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें दर्शा सकते हैं कि दूसरा जो है ऑक्सीजन का एटम जो है, मान लीजिए ये इस तरह से, तो ये जो बंध है वो कैसा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो ये आपको हाइड्रोजन बंध का कंसेप्ट समझ में आया। तो सभी में बात एक जैसी है कि हम ये मूलतः आणविक ठोस जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, केवल आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन ठोस होता है। ये आप इसको अपवाद तो नहीं कह सकते कि बहुत सारे जो है ऐसे कहते हैं कि केमिस्ट्री में अपवाद बहुत होते हैं। अपवाद कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक कारण होता है। इसके पीछे भी कारण है, अगर आप पूछना चाहें तो इसका कारण भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके विशेष जो गुण होते हैं कि अध्रुवीय जो आणविक ठोस हैं उसके गुण क्या क्या होते हैं। अगर आप मान लीजिए इस आणविक ठोस में से ध्रुवीय हाइड्रोजन बंध उनकी बात करें तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा सभी को समझ चुके हैं, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। अगर हम इनको देखें, इनके कुछ गुण देखें कि अगर हम सभी को जल में डालें, यानी आप सबसे पहले अध्रुवीय को जल में डालेंगे तो जल में डालने पर क्या होगा, जल में मिलाने पर, सभी को जल में मिलाएं तो जल में मिलाने पर क्या होगा, किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया या किसी प्रकार की कोई रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो इस अध्रुवीय को मिलाने से क्या होगा, ध्रुवीय को मिलाने से क्या होगा, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस को मिलाने से क्या होगा, ये देखना है हमें। तो जल में अगर हम अध्रुवीय आणविक ठोस को मिलाते हैं जल में तो क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या होता है, क्योंकि जल कैसा विलायक, जल खुद क्या है, एक ध्रुवीय है। तो जल एक क्या है, आपने पढ़ा होगा, जल आपका क्या होता है, जल के बारे में पढ़ा है तो आपने, जल एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट है, यानी विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी जिसके अंदर सारी चीजें घुलती हो। तो जल क्या है, ऐसा विलायक है। तो हम सारी चीजें को जल में घोल के देखते हैं, यानी अपने केमिस्ट्री का ये रसूख है कि इनको हम जल में मिलाकर घोल कर देखते हैं। तो हम इनको भी मिला के देखें तो क्या परिणाम आता है हमारे सामने।
तो अगर हम जल में अध्रुवीय को मिलाएंगे तो जल ठहरा क्या, ध्रुवीय, और ध्रुवीय के अंदर अध्रुवीय को मिलाएं तो इससे कुछ फर्क नहीं होगा, यानी इसमें ये नहीं मिलेगा, यानी का मतलब ये नहीं मिलेगा, इसमें नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, यानी इसमें नहीं घुलता है। और इसी प्रकार जल में मिलाने के बाद अगर हम, या जल में मिलाने के बाद अगर हम इसमें क्या करें, कुछ विद्युत का चालन करवाएं तो विद्युत का चालन होगा कि नहीं होगा, तो विद्युत का चालन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है। और अगर सामान्यतः अगर हम इसमें विद्युत का चालन करवाना चाहें, यानी इस अध्रुवीय के अंदर, तो विद्युत यानी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन इसमें होगा क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसी अध्रुवीय की। तो इस अध्रुवीय में क्या नहीं होगा, सामान्य ठोस, यानी इस जो ठोस अवस्था में अगर ले रखे हैं उसमें अगर हम जल में मिलाएंगे उसको, तो क्या होगा, विद्युत का चालन, तो कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है। तो ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ये इसकी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ध्रुवीय की, कि ध्रुवीय जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा, या जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो सबसे पहले बात आती है ध्रुवीय की। जल मैंने बात की कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, तो जल में ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ध्रुवीय जो है, ध्रुवीय ठोस में जल में मिलाएं तो कैसा होगा, घुल जाएगा। यानी अगर आप जल के अंदर HCl मिलाते हो, लैब में भी मिलाते होंगे, तो घुलता है नहीं घुलता है, घुल जाता है, इसलिए जल में ये क्या होगा, घुल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत के चालन की। तो क्या विद्युत का चालन करेगा, ध्रुवीय आणविक ठोस जो है वो विद्युत का चालन करेंगे, यानी यही लाइन में आपको क्या लिखना है, विद्युत का चालन करेंगे। और ठोस अवस्था में यानी ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी ठोस अवस्था में ये भी क्या है, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जबकि द्रव अवस्था में ये, यानी कहने का मतलब द्रव अवस्था में कहें या जल के अंदर अगर इनको मिला दिया जाए इन ठोसों को, तो ये विद्युत का चालन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है HCl H+ और Cl- इस तरह से आयनों में विभक्त हो जाता है, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रसायन के अंदर पढ़ेंगे कि ये विद्युत का चालन कैसे करते हैं। तो ये आपके लिए रोचक विषय रहेगा आगे के चैप्टर्स में। इसके बाद हम जो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस की बात और कर लेते हैं कि इसको जल में मिलाने पर क्या होता है। तो इसको जल में घोलना चाहें और तो हम विद्युत का चालन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, यानी इसका जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध युक्त, तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो HF को घोले या न घोले, इससे क्या होगा, आपका विद्युत का चालन होगा कि नहीं होगा। तो कैसे करेंगे आप विद्युत का चालन, यानी आपने पहले इसको क्या किया, जल में घोल दिया, हाइड्रोजन बंध युक्त जो है वो खुद ही क्या है, एक जल है, तो जल में विद्युत का डायरेक्ट जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसमें अगर हम विद्युत का चालन करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, किसी न किसी आयन को इसमें क्या करना होगा, घोलना होगा। यानी खुद ही जल है, या कैसे कह सकते हैं कि जल में कोई आयनिक यौगिक मिलाने पर ही यह विद्युत का चालन, यह जल में कोई आयनिक यौगिक मिलाने पर ही यह विद्युत का चालन करता है।
जैसे आयनिक यौगिक कौन सा, NaCl, घरों में नमक मिला लेना पानी के अंदर, पानी में आपको करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि आप पानी में करंट लाके देखोगे पानी में करंट किस किस चीज के मिलाने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वही बात है इसमें ये आपका हो गया ये आणविक ठोस। एक बार आप इसको बुक में अच्छी तरीके से पढ़ लेना आणविक ठोस को, और फिर जो है हम आगे वाले ठोसों की बात करते हैं।